कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी में 13 से लेकर 21 तक क्वेश्चंस हैं। आइए सबसे पहले 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। x tan x अपॉन sin x plus tan x का इंटीग्रेशन कर रहा है लिमिट 0 से लेकर पाई तक है। तो एक फोर्थ प्रॉपर्टी में बताया p फोर्स क्या होती है 0 to a fx dx is equal to 0 to a f a minus x dx। तो a यहां क्या है पाई 0 to a fx क्या है हमारा c फंक्शन है। तो जहां x है वहां क्या हो जाएगा a minus x। तो जो जहां x है वहां क्या हो जाएगा पाई माइनस x। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 to पाई माइनस x tan पाई माइनस x अपॉन tan पाई माइनस x sec पाई माइनस x प्लस tan पाई माइनस x dx। अब tan पाई माइनस x क्या होता है माइनस का tan x, sec पाई माइनस x क्या होता है माइनस का sec x और tan पाई माइनस x भी माइनस का tan x। तो ऊपर से माइनस और नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे और कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये सिर्फ कितना बचेगा 0 to पाई माइनस x यहाँ tan x बचेगा सिर्फ क्योंकि माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ sec x बचेगा और यहाँ tan x। अब इस लाइन को देखो तो इसमें इसका माइनस tan x माइनस x tan x और यहाँ पॉजिटिव x tan x। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 बना के इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस 2 अगर करूंगा बेस सेम है तो ऊपर x tan x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा i और i क्या हो जाएंगे 2i 0 to पाई tan x sec x plus tan x dx। dx आ गया ये आई और ये वाला दोनों जुड़ गए 2i हो गए। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे रेशनलाइज करने के लिए sec x minus tan x से मल्टीप्लाई और sec x minus tan x से डिवाइड करेंगे और dx sec x plus tan x into sec x minus tan x हो जाएगा sec x square x minus tan x इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहां से बचेगा हमारे पास 0 to पाई tan पाई को बाहर निकालो tan x into sec x इन माइनस का tan square x। तो इस tan square x को मैं एक tan square x को sec square x माइनस में लिख सकता हूं। इसकी जगह मैं लिखूंगा sec square x minus 1 dx। तो tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा पाई tan x sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x sec square x का इंटीग्रेशन होता है tan x और माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है x और लिमिट है 0 से पाई। ऐसे पाई ले लेता हूं तो पाई sec पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sec पाई माइनस tan 0 tan पाई प्लस पाई माइनस sec 0 माइनस tan 0 प्लस 0। sec पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस 1 tan पाई की वैल्यू 0 पाई माइनस sec 0 की वैल्यू 1 प्लस tan 0 की वैल्यू 0 और 0 माइनस 1 2 तो पाई माइनस तो 2i की वैल्यू चली थी हमारे पास इधर 2i की वैल्यू हमारे पास आई पाई माइनस 2 अपॉन सिर्फ इतना तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई अपॉन 2 पाई माइनस 2। ये आपका आंसर। ये 13 क्वेश्चन का और पार्ट है। इसका पिछला क्वेश्चन ये 13 क्वेश्चन था ये 13 क्वेश्चन है। जो बच्चे पिछला क्वेश्चन करके आए वो अपना पिछला क्वेश्चन चेक करें। जो बच्चे ये वाला क्वेश्चन करके आए वो ये वाला क्वेश्चन चेक करें। इस ये क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का चलिए देखते हैं। इंटीग्रेशन 1 to 4 mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 4। इस क्वेश्चन में mod आ गया तो पहले हमें mod की प्रॉपर्टीज बतानी चाहिए। तो mod x minus a की वैल्यू होती है x minus a अगर x a से बड़ा है और माइनस का x minus a अगर x a से छोटा है। तो mod x minus 1 की वैल्यू हो जाएगी x minus 1 अगर x 1 से बड़ा है और माइनस का x minus 1 अगर x 1 से छोटा है। सिमिलरली x minus 2 की वैल्यू प्लस हो जाएगी अगर x 2 से बड़ा है और नेगेटिव हो जाएगी अगर x 2 से छोटा है। सिमिलरली mod x minus 4 की वैल्यू भी x minus 4 हो जाएगी अगर x 4 से बड़ा है और माइनस x minus 4 हो जाएगी अगर x 4 से छोटा है। तो 1 2 और
और 4 तीन पॉइंट्स पे फंक्शन ब्रेक होगा। तो इसकी लिमिट हम तोड़ लेंगे 1 to 2 और 2 to 4 में। क्यों तोड़ लेंगे? क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन में ही a to b fx dx इज इक्वल टू होता है आपका a to c fx dx प्लस c to b fx dx। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है, ये c की वैल्यू a से b के बीच में होनी चाहिए। c की वैल्यू जो है आपकी a से b के बीच में जरूर होनी चाहिए। तो 1 to 4 में 2 तो 1 और 4 के बीच में आता है, तो इस पूरे इंटीग्रेशन को हमने ब्रेक कर लिया 1 to 2 में प्लस 2 to 4 में। तो 1 से लेकर 2 तक तो चल एक मोड x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव का x माइनस 1। मोड x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव का x माइनस 2। और मोड x माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव का x माइनस 4 dx प्लस 2 to 4 इसकी वैल्यू 2 से बड़ा होने पे क्या होगी? पॉजिटिव का x माइनस 1। इसकी वैल्यू 2 से बड़ा होने पे क्या होगी? पॉजिटिव का x माइनस 2। और इसकी वैल्यू 2 से बड़ा और 4 से छोटा होने पर क्या होगी? नेगेटिव का x माइनस 4 dx। अब x से x कैंसिल -1 + 2 + 1 + 1 + 4 + 5 तो 1 to 2 5 - x dx प्लस 2 to 4 x + x to x प्लस x कैंसिल हुआ x बचा -1 - 2 -3 -3 + 4 + 1 dx 5 का इंटीग्रेशन 5x माइनस x का इंटीग्रेशन x² 2 और लिमिट है हमारी 1 से लेकर 2 तक प्लस 2 to 4 x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट है हमारी 2 to 4। अब इसमें 2 वैल्यू पुट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 5 * 2 5 टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 क्या जाएगा 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 * 1 5 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस अपर लिमिट रखूंगा 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 माइनस 2 रखूंगा लोअर लिमिट तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 प्लस 2 10 में से 2 गया 8 बचेगा 5 में से 1 बाय 2 गया 5 to 10 - 1 9 अपॉन 2 -9 अपॉन 2 8 + 4 12 और 2 + 2 4 12 - 4 8 8 + 8 16 -9 अपॉन 2 16 - 9 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 16 to 32 -9 23 अपॉन 2 ये आपका आंसर है। 3 पॉइंट हमें 3 पॉइंट ABC हमें ABC गिवन है जिसके पोजीशन वेक्टर A और ये है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसका मतलब ये वो है OA OB और OC हमें गिवन है जो कि इसके वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के। तो हमें ये हमें प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है और हमें ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करना है। तो हमें OA गिवन है OA हमारे पास ये है OB गिवन है और OC ये तीन हमें चीज गिवन है OA OB एंड OC। तो ये पोजीशन वेक्टर है तो हमें AB BC CA वेक्टर फाइंड करना है। तो वेक्टर AB होता है OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OB वेक्टर क्या है ये OA वेक्टर क्या है ये तो OB माइनस A I माइनस 2I माइनस I माइनस 3J माइनस माइनस प्लस J माइनस का 2J और माइनस 5 का माइनस के माइनस का 6K ये आ गया हमारे पास AB वेक्टर। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट अगर कोई वेक्टर हमारे पास AI प्लस BJ प्लस CK की फॉर्म में हो तो उसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो AB का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 5 प्लस 36 41 इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट 41। इसी प्रकार हम BC निकालेंगे CA निकालेंगे।
तो वेक्टर BC क्या हो जाएगा, OC माइनस OB। OC क्या है हमारे पास, ये, और OB क्या है हमारे पास, ये। 3i में से आ जाएगा 2i माइनस 4 प्लस 3 माइनस का चिन्ह, और माइनस 4 प्लस 5 प्लस का 1 है। ये हमारे पास BC वेक्टर है। तो BC का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर का BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। 4 प्लस 1 प्लस 5 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6, क्या गया हमारे पास 6। तो BC लेंथ आ गई है, AB लेंथ आ गई है, अब CA लेंथ बची है। तो वेक्टर CA क्या हो जाएगा हमारे पास, OA वेक्टर माइनस OC वेक्टर। OA क्या है, ये, और OC क्या है, ये। तो OA में से इसे OC का टर्म होता है 2 माइनस 3 माइनस का i है माइनस j प्लस 4 प्लस का 3 के गैप 3j गैप और प्लस का k गैप प्लस का 4 के गैप प्लस का 5 के गैप। अब CA का मैग्नीट्यूड अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 1 और 9 10 10 और 25 35। AB रूट 41 BC रूट 6 और CA रूट 35। तो राइट एंगल ट्रायंगल का प्रूव करना है, तो इसका मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो दो साइड के स्क्वायर का सम पर तीसरी साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो दो साइड देखते हैं AB, मैग्नीट्यूड ऑफ AB का स्क्वायर कितना होगा 41, मैग्नीट्यूड ऑफ BC का स्क्वायर कितना होगा 6 और मैग्नीट्यूड ऑफ CA का स्क्वायर कितना होगा 35। इन दो के स्क्वायर को अगर मैं ऐड करता हूं तो इसके इक्वल है, इसका मतलब कि क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है इट इंप्लाइज इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर CA का स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब AB हमारे पास कैसी है, हाइपोटेन्यूज AB। AB और BC और CA कैसी हैं, परपेंडिकुलर और बेस। तो दोनों में कॉमन क्या है C और इन दोनों लाइन में कॉमन क्या है, ये पॉइंट। तो CA हुआ AA हुआ BA हुआ। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का है, AB का स्क्वायर इक्वल टू CA का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बताना है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका बेस कितना है, बेस है हमारे पास क्या CA कितना है √35 इनटू हाइट का BC कितनी आई है हमारे पास 6। तो 1/2 √35 into 6 कितना हो जाएगा 6 by 30 in 18 of 21 और √2 का 0 को आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हमारे पास चार कार्ड हैं जिनका नंबर 1 3 5 और 7। चार कार्ड ले लेते हैं, एक 1 एक 3 एक 5 और एक 7। एक कार्ड पर सिर्फ एक ही नंबर है, दो कार्ड इसमें से निकाले गए हैं, दो कार्ड से हटा है रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं किया गया है। एंड लेट अस डिनोट द सम ऑफ द नंबर ऑन द टू ड्रॉन कार्ड्स फाइंड द मीन एंड द वैल्यूज ऑफ इट। तो इन चार कार्ड्स का मतलब हमने दो कार्ड निकाले हैं, तो दो कार्ड कोई भी हो सकते हैं। और x हमें क्या गिवन है, x हमें गिवन है जो दोनों कार्ड्स का जोड़ होगा उनका सम। तो सपोज करो पहला कार्ड 1 है दूसरा कार्ड 8 है, तो 1 + 3 4। अगर पहला कार्ड 1 हुआ दूसरा कार्ड 5 हुआ, अगर पहला कार्ड 1 हुआ दूसरा कार्ड 5 हुआ तो 6, पहला कार्ड 1 हुआ दूसरा कार्ड 7 हुआ तो 8।
पहला कार्ड 1 हुआ और पहला कार्ड 3 हुआ, दूसरा कार्ड 1 हुआ तो 4, पहला कार्ड 3 हुआ, दूसरा कार्ड 5 हुआ तो 3 + 5 8, पहला कार्ड 3 हुआ, दूसरा कार्ड 7 तो 3 + 7 10, पहला कार्ड 5 हुआ, दूसरा कार्ड 1 हुआ तो 5 + 1 6, 5 और 3 8 और 5 और 7 12, पहला कार्ड बस यही 5 प्रॉपर्टी बन सकती है हमारी। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? तो 4 आने की प्रॉपर्टी क्या है उनका? या तो पहला कार्ड 1 और दूसरा कार्ड, या दूसरा पहला कार्ड और तो पहला 1 वाली प्रॉपर्टी 1 और 4 भाई एक कार्ड निकाल लेना, टोटल कार्ड 4 है इनटू, और दूसरा कार्ड कौन सा होगा हमारे पास? अब 3, तो एक कार्ड तो हम निकाल चुके हैं क्योंकि हम विदाउट रिप्लेसमेंट, हमारा रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। कितने कार्ड बचे? 3, एक कार्ड निकाल लिया, 3 कार्ड, तो एक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 कार्ड में 1/3, तो 1/4 into 1/3, या पहला कार्ड 3 और दूसरा कार्ड 1, सिमिलरली 1/4 into 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1/12 plus 1/12 is equal to 1/6। सिमिलरली 6 के लिए करेंगे, 6 के लिए क्या करेंगे? पहला कार्ड 1 और दूसरा कार्ड, अब हमारे पास 3 है और 1 और 5 है, तो 1 और 5 के लिए भी सेम केस जैसा पिछला था वैसे ही सेम केस नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे देखते हैं कि पहला है तो 1 और दूसरा 5, या तो पहला एलिमेंट 1, पहला कार्ड 1 और दूसरा कार्ड 5, या पहला कार्ड 5 और दूसरा कार्ड 1। तो अगर यह आता है तो प्लस का साइन होता है, ऐड आता है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 1 के लिए प्रोबेबिलिटी 1 होने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4, एंड 5 होने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 तो निकल चुका, तो कार्ड निकल बचा 3, तो इनटू 1/3, ये इनटू एंड की वजह से आया है, या प्लस पहला अगर 5 हुआ तो 1/4, दूसरा अगर 1 हुआ तो 1/3, क्योंकि तीनों ही कार्ड बचे हैं अगर 5 वगैरह निकाल लिया तो 1/12 plus 1/12 2/12 is equal to 1/6, सेम केस फिर 1/6 इसकी। अब एक के लिए दो केस बनेंगे, या तो 3 और 1 के साथ ले लो, या 1 और 7 साथ ले लो। 3 और 5 साथ ले लेता हूं तो फिर उसकी प्रॉपर्टी सिमिलरली 2/12 1/6 हो जाएगी, और 1 और 7 एक साथ लेता हूं तो उसकी प्रॉपर्टी 1/6 हो जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो 2/6 is equal to 1/3, तो इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी 2/6। अब 10 की बात आती है, 10 कब बनेगा? तो 3 और 7 ले लेंगे, 3 और 7 का मतलब प्रॉपर्टी सेम इसी तरीके से 1/6, सेम 12 के लिए, 12 के लिए से देखिए कैसे बनेगा? 5 और 7, इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी 1/6। अब हमें मीन और वेरिएंस निकालना है, तो मीन का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा सिग्मा pi xi। अच्छा एक बात और, ये प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा मान होना चाहिए, ये टेस्ट करने के लिए भी है, अगर इस तरह का सम मान आ जाए तो ये सही है, वरना गलत है, कहीं ना कहीं गलती होती है। तो 1/6 1/6 2/6 2/6 4/6 5/6 और 6/6 इसका सम क्या है आपका? इक्वल टू सम बनाया, इसका मतलब सही है। सिग्मा pi xi होता है मीन, तो pi मतलब कि p1 x1 plus p2 x2 plus p3 x3 plus p4 x4 plus p5 x5, तो सबको ऐड करूंगा तो 4 into 1/6 plus 6 into 1/6 plus ऐसे 12 into 1/6, इसमें सब 1/6 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? 4 plus 6 plus 8 plus 10, सॉरी यहाँ 6 into 1/6 plus 8 into 2/6 plus 10 into 1/6 plus 12 into 1/6, तो 1/6 को माने तो 8 2 जा 12, 8 2 जा 16 plus 10 plus 12, इसका सम क्या हो जाएगा? 4 6 10 10 10 20 20 और 16 36 20 4 10 20 20 30 36 37
d8/6 is equal to 8। ये आपका मीन आ गया। अब आते हैं वेरिएंस पे। तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस के लिए सबसे पहले हमें पता चला क्या होना चाहिए, सिग्मा pi into xi का स्क्वायर। तो pi xi स्क्वायर क्या होगा? 1/6 into cos का स्क्वायर प्लस 1/6 into 6 का स्क्वायर प्लस 2/6 into 8 का स्क्वायर प्लस 1/6 into 10 का स्क्वायर प्लस 1/6 into 12 का स्क्वायर। तो अब यहां से 1/6 में कैसे कॉमन आ जाएगा? सिग्मा pi xi का स्क्वायर जो हमारे पास है 1/6 कॉमन बचा तो क्या है 16 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 144 16 36 8 64 पर वाइस करना तो 128। इन सब का सम करना तो क्या मिलेगा मुझे 8 6 से 12 8 3 4 24 का लेके 2 और 3 3 6 और 2 8 12 2 से लेके 1 और 2 और 3 और 4। इस 6 से तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, जैसे 2 से काट देंगे 2 से 6 2 से 4 200 2 से 4 212 बटा 3। अब वेरिएंस के लिए क्या करेंगे हम? वेरिएंस आपका होता है सिग्मा pi xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर। तो सिग्मा pi xi स्क्वायर क्या है हमारे पास 212/3 माइनस सिग्मा xi क्या है हमारे पास 8 का स्क्वायर कर देगा 64 इज इक्वल टू 212 माइनस 312 3 6 18 तो 20 बटे 3 इज इक्वल टू 212 में 3 6 18 है 19 212 में 162 रहेगा कितने बचेंगे 20 बटे 3। ये आपका बैलेंस हो जाएगा और मीन आपका आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्कूल के स्टूडेंट में से 30% स्टूडेंट जो है वो रेगुलर है। 30% स्टूडेंट रेगुलर होने का क्या मतलब है? 30% स्टूडेंट है उनकी अटेंडेंस 100% अगर डेली कॉलेज जाते हैं और 70% स्टूडेंट्स कैसे इरेगुलर 70% स्टूडेंट्स जो है वो डेली कॉलेज नहीं जाते हैं। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 70% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु आर रेगुलर जो डेली कॉलेज जाते हैं उसमें से 70% को ए ग्रेड मिला है। मतलब 70% स्टूडेंट ए ग्रेड पाते हैं जो डेली कॉलेज जाते हैं और इरेगुलर जो डेली कॉलेज जाते हैं उनसे 10% बच्चों को मिला है ए ग्रेड। In their exam, at the end of the year, one student is chosen. End में year के end में एक student choose किया गया है from the school and he was found to have an A grade और उसकी A grade मिली है। What is the probability that the student is regular? हमें probability बतानी है कि student regular है। तो जब भी किसी probability क्वेश्चन में एक चीज दी गई हो given हो और एक चीज की probability निकालनी हो तो उसमें base theorem का यूज होता है। base theorem क्या होती है? Probability of E1 upon A is equal to probability of E1 into probability of A upon E1 upon probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2। ये आगे तक चलता रहेगा जहां तक उसकी इवेंट होगी। दो चीजें होती हैं इसमें, एक ही इवेंट और एक चीज हमें इवेंट होगी। उसे बोलेंगे इवेंट को बोलेंगे ई और जो की करना हुआ उसे बोलेंगे ए। तो इसमें इवेंट होगा जिसका प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी और गिवन क्या होगा ए होगा। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज रेगुलर। तो हमारे पास इसी इवेंट से हमें इवेंट पता चलेगी कितनी हो सकती है। तो एक इवेंट है कि
स्टूडेंट रेगुलर है तो दूसरी इवेंट क्या होगी स्टूडेंट इरेगुलर है। इसमें सिर्फ दो इवेंट बनेगी स्टूडेंट इज रेगुलर तो E2 क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट इज इरेगुलर। अब जो गिवन है हमारे पास गिवन ए क्या गिवन है गिवन है हमारे पास कि स्टूडेंट की ए ग्रेड है तो ये स्टूडेंट है हैज ए ग्रेड। अब हम प्रोवाइड बता दिए इवेंट गिवन होगी स्टूडेंट के रेगुलर होगी जब क्या गिवन हो स्टूडेंट के पास ए ग्रेड तो इस वाले को हम लेना पुट कर देंगे। अब प्रोबेबिलिटी का होना चाहिए प्रोबेबिलिटी गिवन प्रोबेबिलिटी गिवन या और गिवन इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन स्टूडेंट के रेगुलर होने की प्रोबेबिलिटी है कितने परसेंट स्टूडेंट रेगुलर है 30% तो स्टूडेंट के रेगुलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 30/100 इक्वल टू 3/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब कि स्टूडेंट कैसा है तो इरेगुलर स्टूडेंट कितने हैं 70% स्टूडेंट्स आर इरेगुलर तो इसका 70% स्टूडेंट आर इरेगुलर इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 70/100 इक्वल टू 7/10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इवन और A1 की पता होना चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इवन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 इवन A क्या है स्टूडेंट के ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी जबकि जो नीचे होगा वो गिवन होता है इवन क्या होगा स्टूडेंट के रेगुलर होने की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट के रेगुलर होना तो स्टूडेंट के ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जबकि नीचे वाला है जब स्टूडेंट रेगुलर तो स्टूडेंट जब रेगुलर है तो उसकी ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 70% ऑफ द स्टूडेंट हु आर रेगुलर टेक ए ग्रेड कितने परसेंट स्टूडेंट ए ग्रेड वाले हैं जो रेगुलर है 70% तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 70/100 इक्वल टू 7/10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इसका मतलब क्या हुआ A के होने की प्रोबेबिलिटी मतलब स्टूडेंट की ए ग्रेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब E2 की वैल्यू मतलब कि जब स्टूडेंट इरेगुलर तो स्टूडेंट जब इरेगुलर है तो उसकी ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10% इरेगुलर स्टूडेंट अटेन ए ग्रेड इसका मतलब क्या है 10/100 इज इक्वल टू 1/10। अच्छा और कोई इवेंट है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है तो इसमें प्रोबेबिलिटी पुट कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है 3/10 इनटू A अपॉन इवन क्या है 7/10 अपॉन E2 सॉरी A प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन इवन 7/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है 7/10 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 कितना है 1/10 10 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा ये कॉमन है के बाद तो ऊपर बचा 21 और नीचे 21 प्लस 21 अपॉन 28 इज इक्वल टू 3/, ये आपका आंसर है। अच्छा सेक्शन सी में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे मेरे से हमें 16 तक ही करा रहा हूं इसके बाद आपका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें 17 से 23 तक क्वेश्चन होंगे 7 क्वेश्चन होंगे वो आप जल्दी कंप्लीट करेंगे।